काट रही ये बस्तियां गोद में तराई की, थारू के बसेरे बातें बुकसार की, बातें बुकसार की। सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां। तराई की सिमटती बस्तियों का अतीत प्रकृति की गोद में पला है। इनका इतिहास वृक्षों की हरियाली रहा है। जंगली जानवर ही इनके मित्र और बैरी रहे हैं। तारों से भरा नीला आसमान इनकी छत और घास मिट्टी इनकी शैया रही है। ऐसे थारू और बुक्सा जनजाति के लोगों का कला प्रेम और हस्तकला कौशल से निपुण होना स्वाभाविक है। कौन सी ऐसी कला है जिनका इन्हें ज्ञान नहीं? सुंदर हस्तकला, बेजोड़ चित्रकला, अद्भुत नाट्य कला, अनुपम नृत्य कला और निराली संगीत कला इन जनजातियों की विशेषता है। इन लोगों का संपूर्ण जीवन कलात्मक है। घर देखें, रहन सहन देखें, पहनावा ओढ़ावा देखें, तीज त्योहार और सामाजिक आयोजन देखें, सभी में सुंदर कला के नमूने परिलक्षित होते हैं। जीवन का ऐसा कोई पहलू दिखाई नहीं देता जो कलाहीन हो। थारू और बुक्सा जनजाति के हस्तकला और चित्रकला को देखकर आश्चर्य होता है कि शिक्षाहीन जिनका इतिहास रहा है, जंगली पूर्व काल रहा है, लक्ष्यहीन जीवन रहा है, ऐसे लोग इतने कला कुशल कैसे हैं? इनकी कारीगरी और इनकी कला भी राजस्थान से मिलती जुलती है। राजस्थान भी कला के क्षेत्र में सदैव से समृद्ध रहा है। कला की वही मूल संस्कृति आज भी थारू और बुक्साओं के जीवन में बिखरी हुई है। ये समुदाय न केवल संगीत में ही निपुण है, बल्कि कलाकारी और हस्त कौशल में इनका कोई सानी नहीं। जनजाति के स्त्री और पुरुष दोनों ही कुशल कलाकार हैं। जिस प्रकार स्त्रियां अपने आभूषणों को स्वयं ही सुसज्जित करके तैयार कर लेती हैं, उसी प्रकार थारू पुरुष अपने घर और भगवान का मंदिर आदि सभी स्थानों को स्वयं ही तैयार कर लेते हैं। हम लोग झोंपड़ी जब बनाते तो उनको छप्पर बोलते हैं, दोनों साइड जो ऊपर छप्पर, और जंगल से टांट घास लाते थे काट के। तो एक एक हफ्ता 10-10 दिन एक झोंपड़ी में बनाने में लग जाता था, क्योंकि सफाई बहुत मानते थे लोग, बड़े सुंदर ढंग से बनाते थे उसको। सुडौल दीवारों और घास फूस के छप्परों से पुरुषों द्वारा तैयार थारू और बुक्सा घरों को इन घरों की महिलाएं सजाती हैं। इनके घरों को देखकर लगता है जैसे इनके जीवन में चित्रकला पूरी तरह से आत्मसात हो चुकी है। ये अपने घरों की दीवारों को पिंडोल मिट्टी से पोतती हैं और घर के आंगन को गोबर मिट्टी से लीपकर उसे इतना चिकना और आकर्षक बना देती हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। घर की दीवारों पर महिलाओं द्वारा की गई चित्रकारी अद्भुत है। मोर, हिरन, हाथी, घोड़े, फूल, पत्ती और न जाने क्या क्या चित्रकला कौशल दीवारों पर साफ झलकता है। घर में चित्रकारी करते समय
यहाँ महिलाएं चटकीले रंगों का प्रयोग करती हैं। हम अपने घर में सुंदर बनाने के लिए, सजावट के लिए मिट्टी लाते हैं, भूसा डाल के खूब गांजते हैं और अपने बनाते हैं। कहीं मुर्गे हैं, कहीं हाथी हैं, घोड़े हैं, पत्तियां हैं, कि हमारा घर खूब सुंदर लगे। उसको रंग करते हैं, पेंट करते हैं, बाज़ार से भी लाते हैं सामान, उसको बनाते हैं। अपने सब कलाकारी हाथों से बनाई जाती है। थारू और बुक्सा महिलाओं की कला के नमूने आंगन में बने अल्पनाओं में भी देखे जा सकते हैं। मिट्टी से लिपे पुते इनके शीश महल के भीतर अगर आप जाएं और देखें कितना सुंदर है सब। कमरे के कोने में 1 या 2 अनाज रखने के मिट्टी के कुठले भी महिलाओं की हस्तकला के नमूने हैं। वर्ष भर अनाज सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से थारू और बुक्सा महिलाएं अपने घरों में कुठलों का निर्माण करती हैं। लिपे पुते सुंदर कुठलों में ऊपर से अनाज भरने का स्थान होता है और नीचे एक छोटा सा दरवाजा बना होता है। इससे अनाज बाहर निकाला जा सकता है। तो अभी भी वो परंपरा है कि हमारे यहाँ एक कुठिया बोलते हैं उसको, मिट्टी की, जिसमें अनाज रखते हैं। आजकल जैसे ड्रम बनाते हैं स्टील के, तो हमारे जो महिलाएं थीं, पुरानी औरतें थीं, वो मिट्टी की जो वो बनाते थे ड्राम, कुठिया टाइप की। उसमें अनाज जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होता था, उसमें बीज का हो कुछ भी हो, जिसमें 10-10 कुंटल अनाज आ जाता था। अभी भी बनी हुई है वो, और बड़े साफ शुद्ध ढंग से। तो मिट्टी के जो अपने हाथ का कार्य था औरतों का, महिलाओं का, उसी कोठी के जो कुठिया बनाते अनाज रखने की, उसमें कमल का फूल, हाथी बना देंगे, डिजाइन कला टाइप की थी महिलाओं में। मिट्टी का बहुत अच्छा कार्य था उनको। पान के फूल बनाने हैं, अन्य आदि चीज़ बनानी है, बड़े सुंदर ढंग से महिला जो उसको सजावट करती थी घरों का। आज भी वो परंपरा चली आई है। रसोई का चूल्हा देखिए तो वो भी अद्भुत है। आम देशज चूल्हों से फ़र्क है। चपटे आकार के छोटे छोटे चूल्हे, 3 ओर से धुआं निकलने का इसमें इंतज़ाम होता है। बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं ये चूल्हे। थारू और बुक्सा जनजाति की कला को अनेक रूपों में देखा जा सकता है। इन जनजातियों का विश्वास है, जो कलाकार जीव जंतुओं के चित्र बनाता है तो वो चित्रकारी करते समय ऐसी कल्पना करने लगता है जैसे उसमें जीवन प्रदान कर रहा है और उसमें प्राण डालने का प्रयास कर रहा है। इन्हें ऐसा लगता है जैसे ईश्वर को जानने का सबसे बड़ा और सुलभ साधन कला ही है। घर ही नहीं वरन अपने पवित्र स्थलों जैसे मंदिरों का निर्माण भी ये लोग स्वयं करते हैं, इन्हें सजाते हैं। इनके मंदिर गांव के बाहर सीमा पर होते हैं, जिनमें शिवलिंग की स्थापना होती है, जो प्रायः मिट्टी के बनाए जाते हैं। मंदिर के बाहर साज श्रृंगार की वस्तुएं रखी होती हैं और अपने मंदिरों को ये लोग रंग बिरंगे पतंगी कागज से सजाते हैं। थारू और बुक्साओं के घर हो या मंदिर हो या शादी विवाह का मंडप हो या फिर सांस्कृतिक उत्सवों पर लगने वाला पंडाल हो, ये लोग खुद ही सब तैयार करते हैं। विभिन्न रंगों की रंग बिरंगी झांकियां और झालरों से स्वागत द्वार तैयार किया जाता है और व्यवस्थित ढंग से की गई सज्जा इन जनजाति के लोगों की कला कौशल की निपुणता दर्शाती है। शादी के बारे में हमारे यहाँ जो भी शादी शुरू होती हैं तो हम मंडप केले के पेड़ों का बनाते हैं, पत्तों का बनाते हैं, उसमें फूल मालाएं लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, पूरा ही दरवाजा जैसा बना देते हैं। ये तो हमारा शादी में चलता है। अभी कथा होती हैं हमारे यहाँ, कथा में पंडित से बचवाई जाती हैं, लेकिन उसमें भी हम मंडप केलाई का बनाते हैं और मठ जैसा कपड़े का यानी खरुआ या तूल हो उसका हम करते हैं, मंडप बनाते हैं, उसका भी केला ही लगता है।
और हर एक फूल फूल और ये तुम्हारे गोला मिष्ठान सभी चलती है उसमें। थारूआट और बुक्साड़ दोनों ही कला से ओतप्रोत हैं। ये लोग कला प्रेमी होते हैं, इसीलिए इनके हर कार्य में कला परिलक्षित होती है। जैसे डलिया बनाना, पंखे बनाना, बांस की टोपियाँ बनाना, ये सब महिलाएं करती हैं और बहुत ही निपुण होती हैं। साथ ही इन चीज़ों को लाल, पीले, हरे चटकीले रंगों से सजाती हैं, जिनसे इनका आकर्षण और ज़्यादा बढ़ जाता है। इन लोगों की कला को अनेक रूपों में देखा जा सकता है। डलिया, पंखे, टोपियों के अलावा सोने के लिए चारपाई को भी ये लोग अपने हाथों से बुनकर सुंदर ढंग से तैयार करते हैं। ये इनकी कला की एक पहचान है। हमारे पुराने ज़माने से भी चली आई है। हमारी सास, दादी सास पहले भी डलिया डलवा बीनती थी, कोई रंगीन, कोई सादा। रंगीन में मतलब जो अच्छा लगे, घोड़ा, हाथी, आदमी, फूल, सभी तरह के रंग लगा करके बुनते थे। डलवा घर में बनाते थे, उसमें रोटी रखते थे, चावल भी रखते हैं और भी कोई फूल भी रखते हैं। छोटे छोटे डलिया में फूल रख के अपनी सजावट के लिए, और रोटी जो हम उसी में डलवा में रखते हैं, चावल भी डलवाई में रख के लाते हैं। थारू और बुक्सा जाति की महिलाओं की कला कौशल के कुछ और भी पहलू हैं। ये लोग जितना अपने घरों की साज सज्जा के प्रति सचेत हैं, उतना ही अपने स्वयं के परिधानों और रखरखाव में भी सज्जा का पूरा ध्यान रखती हैं। महिलाएं अपने परिधानों को शीशे और सितारों से काढ़कर गोटा किनारे लगाकर और आकर्षक बनाती हैं। यहाँ तक कि दुल्हन के वस्त्रों को भी ये लोग स्वयं तैयार करती हैं। अपनी अंगिया को शीशे के माध्यम से काढ़कर अत्यंत आकर्षक और मनोहारी बना लेती हैं। ये अपने वस्त्रों को इतनी तन्मयता और बारीकी के साथ सजाती हैं कि उनमें अनायास ही आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी ये महिलाएं अपनी घघरिया और अंगिया को चांदी और किलट के सिक्कों और गोल शीशे लगाकर बहुत अधिक सुंदर बना लेती हैं। थारूआट और बुक्साड़ में विभिन्न कलाओं के साथ साथ नाट्य कला के भी अद्भुत नमूने देखे जा सकते हैं। ये लोग नाट्य कला में भी पूरी तरह से पारंगत होते हैं। स्वांग द्वारा ये मनोरंजन करना पसंद करते हैं। स्वांग तो इनके जीवन का एक अभिन्न अंग है। पुरातन काल से चली आ रही नाट्य कला की संस्कृति आज भी यहाँ फल फूल रही है। थारुओं के स्वांग में समाज के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण होता है। देशज सभ्यता में इस नाट्य कला ने अपनी विशिष्ट छाप और पहचान बनाई है। स्वांग प्रायः हास्य प्रधान होते हैं। ये लोग प्रायः स्वांग करते समय राजा हरिश्चंद्र के जीवन चरित्र और वीरता से परिपूर्ण दृश्यों को दर्शाते हैं। पहले हमारे यहाँ थारू समाज में स्वांग चलता था तो ये बिल्कुल नाच की तरह दो टीम हुआ करती थी, जिसमें छय्यम बोलते हैं बजाने के लिए। तो 7-8 आदमी दो टीम बना के होते थे और बीच में एक ढोलकी वाला होता था ट्यूनिंग के लिए। तो स्वांग पहले हमारे लोग पढ़े लिखे इतने नहीं थे, तो हमारी भाषा ही कुछ अल्लड़ टाइप की थी। तो लेकिन उस टाइम वही भाषा शुद्ध मानी जाती थी, सब बराबर था। तो एक खाली टाइम पास करने के लिए स्वांग बनाया जाता था। तो उसमें जैसे ही कलाकार की एंट्री होती थी तो पहले तो गाना बजाना होता था। तो उसमें कलाकार आते थे, 5 मिनट करीब डांस करते थे। डांस करने के बाद फिर एक तीसरा आदमी आता था उनसे पूछने वाला, तो उनका परिचय पूछता था वो उन कलाकारों से, आप कौन हो, क्या हो। तो वहीं पर हमारी कॉमेडियन स्टार्ट हो जाती थी टाइम पास करने के लिए। स्वांग में जो हम रोल किया करते हैं तो कोई विशेष रोल नहीं होता है, लेकिन हम किसी की नकल करते हैं। उसमें कोई भी हो सकता है, अच्छे भी बुरे भी, या गांव के अपने पर्सनल आदमी, लूज करेक्टर, या किसी की नकल करना, शराबी हो, कबाबी हो, उसकी नकल उतार दी। जब उनकी विदाई होती है उस मैदान से तो फिर उन्हें गाने के साथ ही विदाई किया जाता था। हे खेला तालार गाई टूटा चातुरा सांगा खेला तालार हो खेला तालार गाई टूटा चातुरा।
जनजाति के इन लोगों में संगीत कला के वाद्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये लोग अन्य लोक कलाओं की भांति किसी शास्त्रीयता का बंधन स्वीकार नहीं करते हैं। लोक गायक के पास कई बार तो वाद्य यंत्र स्वयं आ जाते हैं। कभी वे मुंह से ध्वनि निकालते हैं तो कभी आम की गुठली को ही वाद्य यंत्र बना लेते हैं। थाली, लोटा, घड़ा जो कुछ भी इनके पास होता है उसी का प्रयोग वाद्य यंत्र के रूप में कर लेते हैं। ये जो मर्दिंग है और झांझ, ये सिर्फ हमारे नाच में ही चलता है। और ढोल है जो बड़ा सा होता ढोल, तो वो हमारे होली में बजता है। जो फूल की जो थाली है वो मटके में रख के सावन के महीना में नाग पंचमी में बजाई जाती है। और जो झांझ है वो मृदंग के साथ बजती है और उसमें सिर्फ केवल जो नाग पंचमी है केवल मर्द ही गाते हैं उसमें। इन जनजातियों में स्त्री और पुरुष दोनों ही ढोलक का प्रयोग करते हैं। इनके ढोलक विभिन्न आकारों में मिलते हैं। प्रायः स्त्रियों द्वारा बजाए जाने वाले ढोलक छोटे छोटे और पुरुषों द्वारा बजाए जाने वाले बड़े आकार के होते हैं। जनजाति के ये लोग डफ का प्रयोग भी करते हैं। डफ एक प्रकार की ढोलक है। डफ का घेरा ढोलक से बड़ा होता है, जो कि एक सिरे से खाल से मढ़ा होता है, किंतु इस पे ढोलक से भिन्न ध्वनि निकलती है। थारू और बुक्साओं के प्रमुख वाद्य यंत्रों में मृदंग का मुख्य स्थान है। ढोलक नुमा मृदंग का उपयोग ज्यादातर नृत्य गीतों में किया जाता है। ये लोग नृत्य करते समय मृदंग को कमर में बांध लेते हैं। ये मृदंग लंबा, बड़ा और गोल होता है। थारुओं के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में चमेली यंत्र भी है, जो मिट्टी का बना होता है। ये लगभग 1.25 हाथ लंबा होता है। इसका सिरा चिलम की तरह मोटा और फैला हुआ होता है, जो कि खाल से मढ़वाते हैं। दूसरी ओर का पतला सिरा खुला रहता है, जिसे ये हाथ से बजाते हैं। झांझ का प्रयोग भी ये लोग खूब करते हैं। अन्य प्रमुख वाद्य यंत्रों में तबला, बांसुरी, चिमटा, घंटा, झुनझुना और खंजरी गाते समय प्रयोग में लाई जाती है। थारू और बुक्सा जनजातियां वास्तव में कला और मनोरंजन प्रिय हैं। कला और संगीत इनकी आत्मा में है। कला और संगीत के बिना इनकी संस्कृति में कोई आकर्षण विशेष नहीं है, क्योंकि इन लोगों के जीवन में सुख दुख हर समय लय, ताल और थिरकन है। नगरीय सभ्यता के संपर्क में आने के बावजूद भी थारू और बुक्सा जनजाति की कला और संगीत के प्रति अभिरुचि में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अपनी पुरातन कला, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और कर्णप्रिय लोक धुनों से इन्हें आज भी बहुत लगाव है। ये सुंदर कला तराई की हरित पट्टी में इसी तरह से पनपती रहे और इनकी लोक धुनों की आकर्षक स्वर लहरी यहाँ की आबो हवा में गूंजती रहे।